हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम इंटेक करते हैं उसको सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाए। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स complex macromolecule to simple micromolecule। अब डाइजेशन दो टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग हो कर रहा है। फर्स्ट इस कुड बी इंट्रा सेलुलर, मीन्स जो सेल के अंदर हो, और एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर which takes place outside the cell। इंट्रासेलुलर में पहले फूड पार्टिकल को इनटेक किया जाता है। प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फैगोसाइटोसिस टेक प्लेस ऑफ फूड पार्टिकल। क्या बनता है? एक फैगोसोम। फैगोसोम जब लाइसोसोम से मिलता है तो बनेगा एक डाइजेस्टिव वेसिकल जिसको हम कहते हैं फैगोलाइसोसोम। जो भी काम के सिंपल मॉलिक्यूल होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बचा हुआ कचरा होता है जो किसी काम का नहीं होता वो यहाँ से वो रिलीज आउट कर दिया जाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सोसाइटोसिस। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है? सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पे थे? लाइसोसोम। यहाँ पे बॉडी के सेल के बाहर रिलीज करता है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करता है। तो एक डाइजेस्टिव कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा? फर्स्ट ब्रेकडाउन किसका? मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में। सेकंड उनका एब्जॉर्प्शन, एनर्जी रिलीज करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। यहाँ पे सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कन्वर्ट किया जाता है और उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? वो हो गया आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को, उधर आपके टीथ और टंग प्रेजेंट होता है। वहाँ से हम आगे आते हैं तो हमारा एक एयर और फूड का कॉमन पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। यहाँ पे आपके होता है विंड पाइप। द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेज दैट्स कॉल्ड एपिग्लॉटिस। आपका फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। वो जाता है आपके स्टमक में। स्टमक ओपनिंग्स अगेन कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल, जो यहाँ से फूड जो आता है उसके एंट्री को रेगुलेट करते हैं। ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक then enters into small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुजिनम एंड इलियम। वहाँ से दिस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डक्ट फ्रॉम पैनक्रियास एंड गाल ब्लैडर दैट्स द लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एक पाउच बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ पे होता है सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। लास्ट में आपकी ओपनिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं एनस। अब डाइजेशन में जैसे हमने देखा, पहले तो होता है ब्रेकडाउन और दूसरा हमने कहा था एब्जॉर्प्शन। ब्रेकडाउन 2 टाइप से हो सकता है, या तो मैकेनिकली होगा, मैकेनिकल ब्रेकडाउन,
और केमिकल और इंजाइमेटिक कह सकते हैं आप ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? आपकी बकल कैविटी में, आपके टीथ हो गए, आपकी टंग हो गई, या आपके स्टमक में जो चर्निंग होती है स्टमक में, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। इंजाइमेटिक हो गई जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। अब हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स को देख लेते हैं। हम सुपरफिशियली पढ़ेंगे इस टॉपिक को, डेप्थ में हम पढ़ेंगे बाद में। किसी और वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन डेप्थ बताऊंगी। इसमें हम सिर्फ सुपरफिशियली मेन पॉइंट्स को टच करेंगे। फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हो गई आपकी बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल कैविटी में हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ना है, ए पार्ट, वो हो गया टीथ, सिंगल टूथ। एक ह्यूमन में हमारे लाइफ साइकिल में 2 बार दांत आते हैं। एक तो आपको पता है टेम्पररी टीथ जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरे हो गए आपके परमानेंट। क्योंकि ह्यूमंस में 2 बार दांत आता है तो इसको हम कहते हैं डाइफायोडोंट। इसको हम कहेंगे डाइफायोडोंट। मीन्स जब आपकी लाइफ साइकिल में आपके 2 बार दांत आता है तो उसको डाइफायोडोंट कहते हैं। एक बार आया मोनोफायोडोंट। हमारे जो टीथ होता है, ये हमारा जबड़ा हो गया, तो यहाँ पे ऐसे सॉकेट होता है, मीन्स ऐसे कप लाइक डिप्रेशन होगा जिसमें आपके दांत लगा हुआ होता है। कभी आपके दांत टूटे हो तो आपने देखा होगा एक गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो सॉकेट होगा। तो आपके टीथ, आपके टूथ एक एक सॉकेट में होता है। इसको, जिसमें दांत जॉ के अंदर सिर्फ ऐसे नहीं लगे हो, इसको जब कोई दांत, इसका भी टाइप देखेंगे कि अगर दांत ऐसे जॉ के ऊपर चिपके हुए हो, लगे हुए हो, कोई सॉकेट में नहीं है, उसको एक्रोडोंट कहते हैं। पर अगर अंदर घुसे हुए तो उसको हम कहते हैं थैकोडोंट। ये ह्यूमंस की स्पेशलिटी बता रहे हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ की बात करें जो 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया इंसीजर्स, जो आपके कट करने में काम आता है। फिर हो गए कैनाइन, जो टीयर करने में काम आता है। फिर आपके आगे प्रीमोलर एंड मोलर, ये दोनों के दोनों ग्राइंडिंग करने में काम आता है, किसी चीज़ को पीसने में काम आता है। ये आपके दांत हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में हम एक जॉ देखते हैं और जॉ का एक हाफ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है। सेम गोज़ फॉर लोअर जॉज। कितने हो गए हमारे डेंटल? हमारे कैनाइन होता है 2, हम एक हाफ के देख रहे हैं, नहीं तो ओवरऑल हमारे 4 कैनाइन्स वो इंसीजर्स होते हैं। हमारे ऊपर और नीचे 2 हो गए, एक कैनाइन हो गया। हम सिर्फ एक हाफ की बात कर रहे हैं। एक प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स होते हैं। ये है आपके ऊपर वाले जॉ का हाफ पार्ट, ये नीचे वाले जॉ का हाफ पार्ट। पूरा करना है तो हाफ दोनों को इंटू 2 कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 8 × 8 मीन्स 16/16। मीन्स आपके टोटल अब कितने हो जाते हैं? ये ऊपर का नीचे के जॉ में आपके 16 है, तो टोटल कितने हो गए? 32 टी। कुछ जैसे आप कहोगे तो एलिफेंट के जो बाहर दांत दिखते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर मॉडिफाइड इंसिजर्स। और वॉलरस, उसके जो दांत दिखते हैं वो कैनाइन्स मॉडिफाइड होते हैं। अभी मैंने कहा कि अगर आपके दांत ऐसे सॉकेट में हो तो उसे थैकोडेंट कहेंगे। सिर्फ ऊपर चिपके हुए हो मीन्स when the teeth are attached to the free surface, तो उनसे हम एक्रोडोंट कहेंगे, जैसे मछलियों में होता है। एक और टाइप के होते हैं जैसे आपको स्नेक में देखने को मिलता है। ये जो होगा इसके लेटरल साइड पे दांत हो, तो इसको हम कहते हैं प्लूरोडोंट। ये स्नेक्स में होता है, फैंग्स जो होता है वो। ये तो एक एडल्ट का हमें डेंटल फार्मूला मिला है।
एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला देखें तो वो हो जाता है 2102 2102। इंसिसस बराबर है, कैनाइन बराबर है, प्री मोलर्स नहीं होते बच्चों में। और मोलर एक कम होता है, जो लास्ट वाला हम मोलर कहते हैं उसको हम विजडम टूथ कहते हैं। वो कईयों में निकलता है, कईयों में निकलता भी नहीं है। तो प्री मोलर्स दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं होते, बाद में डेवलप होते हैं। हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं आगे। माउथ में और क्या हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। टंग के बारे में जब हम सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इन डेप्थ पढ़ रखा है, यहाँ पे हम वापस नहीं पढ़ेंगे। हमारे माउथ के साथ कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड है, सलाइवरी ग्लैंड। 3 टाइप के होते हैं, ये आपका नाक हो गई, ये आपकी बक्कल कैविटी और ये आपकी टंग। तो पहला जो होता है, जो आपकी चीक और कान के पास होता है, उसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा आपके जीभ के नीचे होता है, उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और तीसरा जो आपके जॉ के पास होता है उसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी। हर एक ग्लैंड की एसोसिएटेड डक्ट होती है, जैसे पैरोटिड की हो गई तो इसकी डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ स्टेंसन। लिंगुअल के साथ जो डक्ट जुड़ी होती है वो डक्ट ऑफ रेविनस, और मैक्सिलरी के साथ जो डक्ट जुड़ी होती है उसको हम कहते हैं वार्टन डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवा में वाटर ऑलमोस्ट 99% होता है, तो बचा हुआ 1% क्या होता है, वो होता है आपके अमाइलेज एंजाइम। आयन्स हो गए, आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, और एक और एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, एक टाइप की एंटीबॉडी होता है वो प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है आपकी सलाइवा में। सलाइवा का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, लगभग 6.8 के इर्द गिर्द होगा। अब हम उससे नीचे आ जाते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। पूरी माउथ से लेके एनस तक आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही होती है। अब हम इसकी देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी सेल वॉल कौन कौन सी होती है। आपके एलिमेंट्री कैनाल में 4 टाइप की लेयर्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट होती है सिरोसा, उसके अंदर होती है आपकी मस्क्यूलैरिस। मस्क्यूलैरिस 2 सब लेयर में डिवाइडेड होती है, बाहर वाली होती है सर्कुलर, अंदर वाली होती है लॉन्गिट्यूड। थर्ड आपकी जो लेयर होती है वो सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली होती है म्यूकोसा। सिरोसा का काम क्या होता है, इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव लेयर। मस्क्यूलैरिस का काम क्या होता है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इसका काम क्या हो गया, ये पेरिस्टाल्सिस जो हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं वो करने में हेल्प करती है। सब म्यूकोसा, यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स सारे प्रेजेंट होते हैं। और म्यूकोसा इंटरमोस्ट लेयर होती है, म्यूकस से कोटेड होती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। जैसे स्टमक में आपका HCl सिक्रेट होता है तो उससे आपकी सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, और ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्टिव सेल्स इधर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसी इंटेस्टाइन के एक जूम आउट वर्जन को देखते हैं कि यहाँ पे लाइनिंग कैसी होती है। जैसे हमने कहा था यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, तो ये पार्ट स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं। इसको फंडस कहते हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, ये वाला पाइलोरिक होता है, और ये मेन बॉडी होती है। तो वो पार्ट जो हार्ट की तरफ होता है उसको कार्डियक कहते हैं, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया। दूसरी वाली ये वाली जो होती है, ये वाली इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के एक TS एक LS को देखते हैं,
LSTS देखते हैं हम इसका। ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ऐसे फोल्डिंग्स होती है, इंटरनल फोल्डिंग्स होती है, और ये फोल्डिंग्स के ऊपर ब्रिसल्स होता है। इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है। और इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विलाई। These finger-like projections that are present in small intestine. Why? To increase surface area. सरफेस एरिया इंक्रीज करने के से क्या हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़्यादा एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन का। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे माइक्रोविलाइस होती है जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। इन विलाई के अंदर होती है आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल भी यहीं पे होता है। मीन्स ब्लड वेसल क्या? ब्लड वेसल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी होती है। और होता है यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे इसी विलाई की बेस में होती है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन या जिनके पास में गॉबलेट सेल होते हैं, और ये गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस। ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या खास बात हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आप दो ग्लैंड के नाम या दो ग्रुप ऑफ सेल के नाम याद रखिएगा। एक होती है ब्रूनर ग्लैंड। आपको पता है स्टमक का pH होता है आपका एसिडिक। वो एसिडिक जब इंटेस्टाइन में आएगा तो हार्म कर सकता है। तो इस एसिडिक pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, और लाइनिंग और प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइन लाइनिंग को। सेकंड हो गया आपका पेयर्स पैच। पेयर्स पैच क्या है? ये लिम्फ नोड है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लिम्फ नोड में पड़ा होता है। इट्स एक्चुअली इम्यून सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। ऑलराइट, यहाँ पे एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, मैच्योर होती है, और जब एंटीजन आ जाता है तो इंस्टेंटली उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। दैट्स द वर्क ऑफ पेयर्स पैच। डाइजेशन में हमने कहा एक तो ट्रैक हो गया, एक ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हमने देख लिया। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी ग्लैंड की तरह काम करते हैं क्योंकि वो भी एंजाइम सिक्रीट करते हैं। फिर आपके पास लिवर है और पैनक्रियास हो गए। अब थोड़ी सी फिजियोलॉजी देखते हैं। ये आपका फूड हुआ, आपने इसको इंजेक्शन किया। सबसे पहले क्या होगा? टीथ उसको मैस्टिकेट करेंगे, टंग उसको सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। सलाइवा में क्या है? अमाइलेज। ब्रेक डाउन किसे करेगा? स्टार्च को। आपकी एक यूँ ही आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि सलाइवा कई बार हम खाना सोचते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं या उसके बारे में बात भी करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है वो सिग्नल देती है ब्रेन। ब्रेन में ये सिग्नल कौन प्रोसेस करता है? मेड्यूला। मेड्यूला में एक साइट होगी साल्वेटरी साइट। वहाँ के न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं पीएनएस को। पीएनएस के द्वारा किसको? आपके सलाइवा कौन सिक्रीट कर रहे थे? पैरोटिड ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। इनको सिग्नल भेजते कि भाई साहब सलाइवा छोड़िए। मेस्टिकेट होने के बाद आप क्या करते हो? स्वालो। सलाइवा मिक्स फूड को हम क्या कहते हैं? बोलस। ईसोफेगस से वो बोलस जाता है स्टमक में। स्टमक की हमने पहले कह दिया था आपके पार्ट हो गया, ये हो गया फंडिक, ये हो गया कार्डियक, ये हो गया बॉडी और ये हो गया पाइलोरिक।
और ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं एंट्रम। पाइलोरिक, एंट्रम, बॉडी, फंडिक और कार्डियक। यहाँ पे स्टमक में बोलस रिएक्ट करता है HCl के साथ और यहाँ पे इसकी होती है प्लस चर्निंग, और ये बनाता है क्या, चर्निंग। चर्निंग होने के बाद में ये बनाता है एक सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं काइम। स्टमक वॉल में हमने अभी देखा था बॉटमोस्ट लेयर होगी सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। स्टमक लाइनिंग में ऐसे पिट्स होता है, दीज आर द पिट्स। इन पिट्स में होते हैं आपके सेल्स अलग अलग टाइप के, इनको गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं और इनमें सेल्स होता है। ये तो आपके हो गए जैसे म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल। फिर आपके आता है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल कह दो आप उसको, ऑक्सेंटिक सेल कह दो, ये सिक्रीट करते हैं HCl। फिर आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सिक्रीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं चीफ सेल, जो आपके मेन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। यहाँ पे दूसरे कई हार्मोन सिक्रीटिंग सेल भी होते हैं जैसे G सेल, ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। ये पिट्स और क्या सिक्रीट करते हैं, ये करते हैं, ये तो करते हैं, फिर गैस्ट्रिक जूसेस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। आप कहोगे कि अगर हमने HCl सिक्रीट किया तो हमारी बॉडी की लाइनिंग क्यों, हमारे स्टमक की लाइनिंग क्यों नहीं जलती। एक तो हम कहते हैं क्योंकि म्यूकस कोटिंग होती है, पर जो सेल HCl को सिक्रीट करता है वो खुद क्यों नहीं जलता। यहाँ म्यूकस तो यहाँ पड़ा है, यहाँ से सिक्रीट करते हुए क्यों नहीं जलता, क्योंकि HCl सेल कभी HCl फॉर्म में सिक्रीट ही नहीं करता। वो इसको किस फॉर्म में करेगा, H+ एंड Cl- के फॉर्म, आयंस के फॉर्म में रिलीज़ करता है। अब ये आते कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर गया, H2O + CO2 बनाते हैं बाइकार्बोनेट। एंजाइम कौन सा हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये ब्रेक डाउन करता है H+ आयन में और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट सेल लीव कर देता है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए वापस कौन जाता है, क्लोरीन। ये क्लोरीन थ्रू क्लोरीन चैनल्स जाता है स्टमक ल्यूमेन में और यहाँ से H+ आयन चला जाता है, ये स्टमक ल्यूमेन में जाके जुड़ते हैं और HCl बनाता है। अब हमारे खाने पीने को कौन कौन से सिग्नल्स, मैंने आपको बताया ही था पहले कि 9 तो आपके किससे काम करती थी, टंग से। 10 आपके काम करती है स्टमक से, इसको हम कहते हैं वेगस नर्व। जैसे ही स्टमक में खाना आता है, ये आपका स्टमक हो गया, इसमें खाना आता है, इसको सिग्नल मिल जाता है, सिग्नल मिलता है ये ब्रेन को भेजिए सिग्नल, जो स्टिमुलेट करता है इन सारी सेल्स को। आपके म्यूकस सेल हो गए, पैराइटल हो गए, चीफ सेल हो गए, G सेल हो गए, सबको सिग्नल जाता है। और इसको सिग्नल पहले कहाँ से मिलाता है, यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स होता है, जिनके ऊपर प्रेशर आते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं, और सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। फिर आपका फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कई पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्यूोडेनम। बीच वाला पार्ट होता है वो होता है जेजुनम, और लास्ट में हाईली कॉल्ड पार्ट हो जाता है इलियम। आपका सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में ही, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेप्सिनोजन किसको तोड़ता है, नहीं तो आप आगे कंफ्यूज हो जाओगे। पेप्सिनोजन तोड़ता है प्रोटीन को, किसमें, पेप्टाइड में, पेप्टोन हो गए और प्रोटीएस हो गए।
तो स्टमक में आपका कैसा डाइजेशन होता है, पार्शियल। जो मेन डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है। डिओडेनम होता है वो सिक्रीटरी साइट होती है, किसके लिए, यहाँ से आपके लीवर से सिक्रीशन आता है और यहाँ से आपके पेनक्रियास से सिक्रीशन आता है। लिवर से जो सिक्रीशन आता है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। ये बनता कहाँ पे है, लिवर में। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। आपका लिवर लगभग ऐसा होगा, हेपेटिक लोब्स कहते हैं ना, और ये गाल ब्लैडर में जाके इसको स्टोर किया जाता है। इसमें बाइल जूस में कंटेन क्या होता है, पहले तो देखो क्या नहीं होता है, एंजाइम्स नहीं होता है। इसमें आपके पानी होगा और इसमें सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, जो हेल्प करते हैं किसमें, फैट इमल्सिफिकेशन। आप कहोगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है, आपने कभी पानी के ऊपर ऑयल को डाला है तो ड्रॉपलेट्स बन जाता है, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। फिर आ जाता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रिया डुअल नेचर का था, मीन्स इट्स एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मीन्स ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, क्या करेगा, हार्मोन। और एक्सोक्राइन बाहर रिलीज़ करेगा, डक्ट में क्या करेगा, एंजाइम। एंजाइम भी किस टाइप के, वो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिनोजिन। फिर ट्रिप्सिनोजिन, फिर प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस, लाइपेज भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। आप मेन इनके नाम याद रखिएगा। ये ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको एक्टिव कौन करता है, एक और एंजाइम करता है। इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इंटरकाइनेस एंजाइम। ये कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को किस में, ट्रिप्सिन में। ये ट्रिप्सिन फिर इन सबको एक्टिवेट करता है। ये भी क्या है, कीमोट्रिप्सिनोजन। सिनोजिन आ गया ना, एंड मीन्स इनएक्टिव है, इसको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। कार्बोक्सी, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेस, प्रो को हटा देना, कार्बोक्सी पेप्टिडेस। इसे प्रोटीन का हमने देखा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक में स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो रहा है, जब स्टार्च का तो माउथ से स्टार्ट हो गया था। फिर हमने कहा जेजुनम, इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन का। फोल्डिंग की वजह से साइज़ बढ़ जाती है, मीन्स यू गेट मोर लेंथ, वेयर एज इन फोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नाउ हम देखते हैं कि डाइजेशन किसका होता है, कैसे। और डाइजेशन तो बाद में, आपको एंजाइम का नाम पता चलते ही चल जाएगा। वो एब्जॉर्ब कैसे होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कौन कौन से चैनल होते हैं, किस टाइप के चैनल होते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टार्च का एब्जॉर्प्शन। पहले इसको डाइजेस्ट करेंगे, किससे, माउथ में एमाइलेज से। ये प्लूरिपोटेंट मीन्स पॉलीमर से क्या मर जाता है, डाइमर। सुक्रोस हो गए, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया। इसको हम जब सुक्रेस, माल्टेस और लैक्टेस से ब्रेक डाउन करते तो यहाँ पे क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोस। यहाँ पे 2 ग्लूकोज आता है, यहाँ पे 1 ग्लूकोज होता है और 1 गैलेक्टोस होता है। अब जब सेल में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट करते हैं होते हैं, तो उसके बाद में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इनका, ये सोच लीजिए। आप एक सेल है कहाँ पे, माइक्रोविलाई पे। ये ल्यूमेन हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सोडियम ग्लूकोज। इससे इम्पोर्ट होता है, मीन्स सोडियम, इधर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सोडियम तो डाउन द हिल जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है। इसके डाउन हिल जाते वक्त जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी मदद से ग्लूकोज सेल में आ जाता है। यहाँ से ग्लूकोज जाता है थ्रू स्पेसिफिक चैनल्स, जिसको हम कहते हैं GLUT2, और कुछ सेल्स में होता है GLUT
5। उनकी मदद से ये यहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, ब्लड वेसल्स में। यहाँ से ग्लूकोज तो निकल गया, पर यहाँ पे जो सोडियम की अमाउंट बढ़ गई उसकी वजह से तो ये डिपोलराइज स्टेट में हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम, वो यहाँ पे काम करता है। सेकंड आपके आ गए अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का भी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स यहाँ पे जहाँ पे ग्लूकोज ने एंट्री की थी सोडियम के साथ, वहाँ पे अब कौन करेगा, अमाइनो एसिड। फिर अमाइनो एसिड के खुद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो पास होता है, मीन्स पर्टिकुलर चैनल्स होंगे या कैरियर्स होते हैं, उसके थ्रू अमाइनो एसिड्स बाहर आते हैं। सोडियम जो ज़्यादा हो गया उसको सोडियम पोटेशियम पंप से बैलेंस आउट किया जाता है। दिस इज़ द सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। फिर आप देखोगे आप आयन को कैसे इंपोर्ट करते हैं। आयन के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर होता है जिसको DMTs कहते हैं, डाई मेटल ट्रांसपोर्टर्स। फेरस आयन अंदर आ जाता है, यहाँ पे उसके पर्टिकुलर चैनल होता है जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिंग। पोर्ट मीन्स एक ज़रिया और फेरो मीन्स फेरस का, और वो इस तरीके से आयन में चले जाते हैं। कैल्शियम को कैसे एब्जॉर्ब करता है, आपने सुना ही होगा, विटामिन डी की ज़रूरत होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। क्यों, ये आप सोच लीजिए, सेल है, यहाँ पे PM कैल्शियम 1B नामक ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी मदद से कैल्शियम तो अंदर आ जाता है। फिर कैल्शियम को हम ब्लड में कहाँ से ले जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होता है TRYYS। इन सब का कैल्शियम का बाहर से आना, कैल्शियम को अंदर स्टेबलाइज करने के लिए एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है, वो स्ट्रक्चर बनाना, ये यहाँ पे एम कैल्शियम 1B देखना, इन सब को चलाने के लिए आपको विटामिन D3 की ज़रूरत होती है। फिर फैट्स आपके कभी ब्लड में नहीं घूमते, वो लिम्फेटिक सिस्टम में घूमते हैं। ये आप सोच लीजिए, सेल हो गया, यहाँ पे फैट को हमने इमल्सिफाई कर दिया, छोटे ड्रॉपलेट्स बना दिए, और उनका नाम क्या है, उनको हम कहते हैं मीसल्स। ये यहाँ से एंटर करता है, गोल्जी में जाता है, और गोल्जी में इनकी पैकिंग होती है, और इस तरीके से वो बाहर आता है, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम में। पैकिंग के बाद में उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कायमोमाइक्रो। इसके बाद में हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हमने कहा था यहाँ अपेंडिक्स है, इसको हम कहते हैं कोलोन, सीकम, कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। यहाँ पे आपका आ जाता है रेक्टम, और यहाँ पे एनस। मेन काम क्या होता है इसका होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड आयन रीअब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे रेक्टम में वो स्टोर होता है, फिर एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। आपकी भूख कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है आपका होम्योस्टेसिस कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके पास में 2 सेंटर होते हैं, एक तो सेटिएटरी सेंटर में सेटिस्फाइड हो गया, खाना पेट भर चुका, और एक होता है हंगर सेंटर। अब डिपेंडिंग उनको क्या चाहिए वो इनको एक्टिवेट इनएक्टिव करते हैं। जैसे सोच लो आपको भूख लगी है, तब आपके एक रिलीज़ होता है हार्मोन जिसे हम कहते हैं गैफ्रिलीन। ये जाके स्टमक पे काम करता है, और हाइपोथैलेमस पे ये किस पे एक्ट करता है, ये हंगर सेंटर को तो एक्टिवेट कर देगा कि भूख लगी, और किसको बंद करेगा, उस सेंटर को जिससे सेटिस्फैक्ट्री नीड फीलिंग आके हाँ पेट भरा हुआ, उसको करता है इनएक्टिव, और हंगर सेंटर को एक्टिवेट करता है। अगर आपका पेट भरा हुआ तो दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन कौन से क्रिएट करता है, एडिपोज टिश्यू। ये किसको इनहिबिट करेगा, हंगर को, सेंटर को।
क्योंकि हम तो सेटिस्फाइड है। फिर एक्टिवेट करता है CTAP सेंटर को। ठीक है, इस तरीके से हमने सारा हल्का फुल्का ओवरव्यू देख लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम किसी और क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे।